पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ी। 26 करोड़ संख्या है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 26 है। दोस्तों, जब मैं यह आंकड़ा बता रहा हूं, इसके पीछे अपना तर्क है। उस 1/4 आबादी के अधिकार की बात है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने इस और एक बार देखने का रास्ता जरूर दे दिया। पिछले 12 सालों में बीजेपी जो ये कहती रही कि भारत को विकसित भारत के रास्ते पर ले जाना है, पिछले 12 सालों में बीजेपी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते रहे कि ये सरकार युवाओं के साथ है, लेकिन पिछले 12 सालों में 1/4 आबादी के साथ क्या हुआ, उसकी कहानी ये आंकड़े बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बड़ी बात कही, सरकार से एक बड़ा सवाल उठाया। उनका सवाल ये था, ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहां पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेनजी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेनजी को क्या मिलेगा? जेनजी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन, तो थोड़ा उस पर भी काम करिए। थैंक यू। जैन जी से संवाद में युवाओं की आवाज आगे होनी चाहिए। जैन जी ने प्रधानमंत्री मोदी को रील्स बनाने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जैन जी तक पहुंचने के लिए मजबूर किया। जैन जी को युवा प्रतिनिधित्व चाहिए, यानी जैन जी को संसद में अधिकार चाहिए। लेकिन दोस्तों, पता है, जैन जी तो भारत के हर हिस्से में है, कोने कोने में है। जब मैं यहाँ जैन जी कहता हूँ तो फिर धर्म और जाति के सारे बंधन टूट जाते हैं। इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है तो सिर्फ जैन जी। लेकिन उसी जैन जी को जहां होना चाहिए, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो वहां है ही नहीं। सड़कों पर जैन जी की आवाज बुलंद और साफ सुनाई देती है, लेकिन क्या आपको संसद और राज्य विधानसभाओं में इसकी आवाज सुनाई देती है? मुझे तो नहीं सुनाई देती, क्योंकि ये है ही नहीं, ना के बराबर है। अब ये ना के बराबर क्यों है, ये सवाल वाजिब है। तो जवाब यह है कि जैन जी जो देश की कुल आबादी के 1/4 से भी ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इस पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले सिर्फ 26 जनप्रतिनिधि हैं। इसमें लोकसभा के 6 सांसद और 20 विधायक शामिल हैं। अब बताइए, जब जनरेशन गैप संसद और विधानसभाओं में दिखेगा, तो ऐसे में सांसद और विधायक युवाओं की भावनाओं को खाक समझेंगे। तभी तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ। उसमें जिस तरह से जैन जी ने प्रदर्शन किया, उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ ही नहीं पाए। अब समझेंगे भी कैसे? कहां पीएम की उम्र 75 साल और प्रदर्शनकारी छात्रों की औसत उम्र 22 से 25 साल है। मतलब सोचिए कितना अंतर है। और क्या ये अंतर आज की पीढ़ी की सोच को समझ सकता है? छोड़िए, सत्ता पक्ष के सांसदों को ही देख लीजिए, उनकी उम्र भी जैन जी जितनी नहीं है। 1-2 सांसदों को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी उम्र तो प्रदर्शनकारी छात्रों से औसतन 20 साल ज्यादा है। अगर 2 दशक का डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है, ये सांसद उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो चाहते हैं, उसको किसी भी कीमत पर समझ नहीं सकते, क्योंकि जनरेशन गैप है। इसलिए आप देखेंगे कि नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उन छात्रों की समस्याओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ बोलने वाले छात्रों को माफी देते हैं, अच्छी बात है, माफ कर दीजिए। लेकिन इस पर भी तो उन्हें जैन जी से माफी मांगनी चाहिए थी कि पिछले 12 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, संसद में संख्या इसलिए भी कम मानी जाती है क्योंकि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल है। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, बालिग होने का मापदंड सरकार की ओर से 18 साल तय किया गया है।
18 साल की उम्र में वोट भी डाल सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र जरूरी है। बताइए, इसे डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब पीएम मोदी सोशल मीडिया पर आकर हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं, आधी रात को वर्टिकल एंगल में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैन जी और अल्फा से संवाद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अंतर कर दे रहे हैं। जो जैन जी उनके खिलाफ है उससे दूरी, जो उनसे सवाल कर रहे हैं वो उपद्रवी, जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो देशभक्त, वो संस्कारी और आज्ञाकारी हैं। हालांकि जैन जी की भाषा ने संसद का माहौल तो बदला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आधी आबादी को 33% हिस्सा देने की बात कहने वाली ये सरकार क्या 1/4 आबादी वाले जैन जी को संसद में लाने पर ध्यान देगी? क्योंकि मोदी जी को ये बात बखूबी समझ लेनी चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह यह है कि वो जैन जी की मनोस्थिति को समझ ही नहीं पाए, और इसकी वजह है वो अपने दौर के युवा काल को जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है ये देश और इस देश में रहने वाले जैन जी बिल्कुल बदल चुके हैं। और भाजपाई कुछ भी कहें, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने देश भर की जैन जी को अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर गुजरने का रास्ता दे दिया। अभी देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, तो बिहार में राज्य की परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक पर वहां के छात्रों ने सरकार से सवाल किया, सड़क पर उतरे। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ वहां के छात्रों ने हेमंत सोरेन की सरकार से पंगा लिया। मतलब सोचिए, इस एक आंदोलन ने कैसे देश की जैन जी को जगा दिया। फिलहाल मेरा सरकार से सवाल है, क्या संसद और विधानसभाओं में जैन जी की संख्या जो अभी 26 है उसे बढ़ाने के लिए उनकी उम्र सीमा कम करने पर सोचेगी? और आपको क्या लगता है? दीपके ने जैन जी के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाकर भारत की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका क्या पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाने पर विचार है? क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन हैं या जो युवा हैं, उनकी एक तरह से सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। तो क्या उसको लेकर आप लोग कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है, ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीज़ों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीज़ें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। उसके लिए विकल्प बने, ये जो बातें आप कह रहे हैं युवाओं के लिए लड़ने के लिए, तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने अभी, कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है।